मेरा नाम शालू है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है। मेरे ससुर हमारे घर के स्टोर रूम में बीमार औरतों को लेकर जाते थे और 1 हफ्ते के बाद वो औरतें बिल्कुल ठीक हो जाती थीं। उनके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी बचती ही नहीं थी। वो बिल्कुल फिट हो जाती थीं। मेरे ससुर सिर्फ औरतों का ही इलाज किया करते थे। एक दिन मैं खुद स्टोर रूम में जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे पकड़कर खूब डांटा और कहा कि खबरदार, अगर तुमने स्टोर रूम के पास भी जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैंने सोचा कि मेरे ससुर तो बीमार औरतों का इलाज करते हैं, क्यों ना मैं भी स्टोर रूम में चली जाती हूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं स्टोर रूम में गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने अपने होश खो दिए। मेरी शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी चाहत थी कि मेरी शादी भी एक पढ़े लिखे परिवार में हो। मेरी ससुराल में और कोई तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरे पति बहुत पढ़े लिखे थे और उनकी नौकरी भी शहर में लगी हुई थी। मेरे माता पिता को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, क्योंकि मेरे पति की नौकरी के साथ साथ उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। फिलहाल मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद के साथ विदा कर दिया। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके माता पिता भी थे। मेरे ससुर गांव के एक जाने माने वैद्य थे। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक कोठी की तरह बना हुआ था। लेकिन हमारे घर में एक स्टोर रूम था जहाँ पर फालतू का सामान भरा रहता था और उस स्टोर रूम में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। मेरी शादी के इस 1 महीने में मैंने अपने ससुराल का माहौल बड़ा बदला हुआ देखा था। हमारे घर के उस स्टोर रूम में मुझे जाने की परमिशन इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं अभी अपनी ससुराल में नई नई थी। ये मेरी सास का कहना था, लेकिन मुझे हमेशा उस कमरे में जाने की फिक्र लगी रहती थी कि आखिर उस स्टोर रूम में ऐसा क्या किया जाता है। वो स्टोर रूम मेरे ससुर के कमरे के बराबर में ही था, बल्कि बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत बड़ा सा दरवाज़ा भी लगा हुआ था। मैं सारे घर में इधर उधर घूमती फिरती थी, क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं था और घर के सारे काम तो नौकर ही किया करते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर फ्री ही रहती थी। मेरे पति भी शहर में नौकरी करते थे। ये घर पर कभी कभी आते थे, लेकिन उस कमरे के पास तक मुझे जाने की परमिशन नहीं थी। मेरी सास कहती थी कि तुमको इस कमरे में कभी नहीं जाना है, इस कमरे में हमेशा अंधेरा रहता है और घर का फालतू सामान यहाँ पर रखा गया है। लेकिन अगर इस स्टोर रूम में घर का फालतू का सामान रखा जाता था तो मेरे ससुर इस स्टोर रूम में औरतों को क्यों लेकर जाते थे और लगभग 1 हफ्ते तक औरतें वहां से बाहर नहीं आती थीं। पूरा 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद ही वो वापस आती हैं और फिर अपने घर को चली जाती हैं। वो औरतें आती तो बीमारी की हालत में थी, लेकिन जब यहाँ से जाती थीं तो बड़ी फिट नज़र आती थीं। घर के नौकर उनके लिए पूरे 1 हफ्ते का खाना भी बनाते और इस कमरे में लेकर चले जाते थे। जब उस कमरे में कुछ नहीं था तो फिर 1 हफ्ते तक ये लोग यहाँ पर क्या करती थीं, और वो भी औरतें। और 1 हफ्ते बाद औरतें ऐसी बाहर निकल जाती थीं जैसे उनको कोई बीमारी ही नहीं थी। जबकि मेरे पति मुझे डराया करते थे कि उस स्टोर रूम में मत जाना, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि स्टोर रूम में हमेशा अंधेरा रहता है। एक बार मुझे रात के टाइम पर एक औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे ससुर स्टोर रूम के बाहर ही बैठे हुए थे और एक औरत मेरे ससुर के कदमों में गिरकर बुरी तरह से रो रही थी और वो कह रही थी कि आप मुझे इस स्टोर रूम में जाने दो, आपको भगवान का वास्ता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं छुपकर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी और सुन भी रही थी। मेरे ससुर जी उस औरत से कहने लगे कि बात को समझो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ अगले महीने आ जाना। वो कहने लगी कि मुझे अभी परमिशन मिली है, फिर अगले महीने मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। अगले महीने मेरे छोटे भाई की शादी है, इसीलिए मैं अगले महीने नहीं आ सकूंगी। प्लीज़ भगवान के लिए मुझे अभी स्टोर रूम में जाने दो। मैं अपनी जगह पर खड़ी हुई हैरान हो रही थी कि आखिर ये औरत स्टोर रूम में जाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही है, और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ससुर ने उस औरत से दोबारा मना कर दिया तो वो औरत बुरी तरह से चिल्लाने लगी। ससुर जी ने कहा कि शोर मत करो,
मैं तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। आखिर जगह बनवाने वाली बात से मेरे ससुर जी का क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था कि स्टोर रूम भरा हुआ है, वहाँ पर जगह नहीं थी। आखिरकार स्टोर रूम के अंदर ऐसा भी क्या होता था? अभी मैं ये सारी बातें सोच ही रही थी कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो पीछे मेरी सास खड़ी हुई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे मना किया था ना कि घर में इधर उधर ज्यादा मत घूमा करो। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मेरी सास मुझे हमेशा स्टोर रूम की तरफ जाने के लिए मना कर देती थी। न जाने ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे थे। मुझे छोटी छोटी बातों से रोकती रहती थी। मेरी सास तो सब कुछ करती फिरती थी। आखिर मैं भी इस घर की बहू थी और ये घर मेरा भी था, इसलिए यहाँ की हर चीज़ पर मेरा भी हक है। लेकिन मेरी सास कहती थी, इस घर पर मेरा हक है और तुम हर जगह नहीं जा सकती हो। ना जाने मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों करती थी। पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम के लिए उसे रोका जाए वो सबसे पहले वही काम करने के बारे में सोचता है। अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी सास के खिलाफ जाकर ही रहूंगी और जानकर ही रहूंगी कि उस स्टोर रूम में ऐसा क्या होता है। एक बार मेरे पास हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की आई और मुझसे कहने लगी, मैं आपका घर देखने के लिए आई हूँ। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। मुझे आपका घर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपका घर देखना चाहती हूँ। अब मैं उसे क्या बताती कि अभी तक मैंने अपने ससुराल के पूरे घर को खुद ही नहीं देखा था। अगर मेरी सास को ये बात पता चल जाती तो फिर से वो कोई नया हंगामा शुरू कर देती। मैंने अपनी पड़ोसन को बातों में लगा लिया। वो मुझसे कहने लगी, मैं तो तुम्हारे घर पर आ गई हूँ, पर तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलती हो। तुम भी कहीं ना कहीं आ जाया करो। मैंने उसको बताया कि मैं अपनी सास की परमिशन के बिना कहीं नहीं जाती। मेरी पड़ोसन कहने लगी, मेरी सास तो मुझे हर जगह जाने की परमिशन देती है। फिलहाल तो मेरी सास एक हफ्ते के लिए अपना इलाज करवाने के लिए गई हुई है। मेरे पति भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसलिए मैं फ्री ही थी तो सोचा तुम्हारे पास बातें करने के लिए चली आती हूँ। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि तुम्हारी सास मेरे घर पर आई होंगी। वो हैरान हो गई और कहने लगी कि मेरी सास तुम्हारे घर पर क्यों आएंगी? वो तो अपना इलाज करवाने के लिए शहर में किसी डॉक्टर के पास गई हुई है। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि तुम्हारी सास ने तुमसे झूठ बोला है। आजकल जो भी औरत एक हफ्ते के लिए घर से गायब होती है वो मेरे ससुर के पास ही चली आती है। मेरे ससुर जी उनका कोई इलाज करते हैं। वो सामने बना हुआ कमरा देख रही हो, वो हमारे घर का स्टोर रूम है। वहाँ पर औरतों को रखा जाता है एक हफ्ते के लिए और फिर उनके लिए स्टोर रूम के अंदर खाना भी जाता है और उनकी ज़रूरत का भी हर सामान जाता है। मेरी पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तो मुझे अपनी सास से मिलना है। मुझे अपनी सास की बड़ी याद आ रही है। चलो स्टोर रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मेरी सास वहाँ पर क्या कर रही है। मैंने कहा कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी कि हमें इतनी आसानी से स्टोर रूम में जाने दिया जाए। मेरी पड़ोसन कहने लगी, जाने दिया जाए का क्या मतलब है? हम दोनों साथ चलते हैं। हम अगर उस स्टोर रूम के अंदर जाएंगे तो इस बारे में थोड़ी ना किसी को पता चल रहा है। मैंने अपनी पड़ोसन विद्या से कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी और मुझे तो डर है कि कहीं मेरी सास मेरी शिकायत मेरे पति से ना लगा दे। तुमसे ज्यादा बेइज्जती तो मेरी हो जाएगी। वो कहने लगी, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। हमें जान से तो नहीं मार देंगे ना? मुझे तो अपनी सास से मिलना है और उनसे बात करनी है और पूछना है कि आखिर उन्होंने मुझे दूसरे शहर के बारे में क्यों कहा और उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी है कि वो लगभग एक हफ्ते के लिए घर से बाहर चली गईं और मेरे देवर और नंदों को मेरे हवाले करके चली गईं। सारा दिन मैं उन लोगों का काम कर करके थक जाती हूँ। प्लीज़ यार मेरी मदद करो। चलो हम दोनों उस स्टोर रूम के अंदर चलकर देखते हैं। मैं अपनी पड़ोसन विद्या के कहने पर उस स्टोर रूम की तरफ चली गई थी। हमने देखा कि दरवाजे पर तो लॉक लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के ऊपर बड़ा सा रोशनदान खुला हुआ था। हमने स्टूल रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। मैं तो स्टूल पर खड़ी हो गई थी और विद्या देख रही थी कि कहीं आसपास से मेरी सास न आ जाए। जैसे ही मैं स्टूल पर चढ़कर रोशनदान में झांककर कमरे की तरफ देखने लगी थी, तभी अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरी सास की थी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ।
मेरी सास मेरी पड़ोसन विद्या को बहुत डांट रही थी। उसके बाद उन्होंने भी मुझे नीचे उतरने को कहा। न जाने मेरी सास कहाँ से आ जाती थी। उन्होंने मुझे भी खूब डांट लगाई। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गई और मुझे पता था कि मेरी सास मेरे पति से मेरी शिकायत ज़रूर लगाएंगी, और वही हुआ था। पहले तो मेरी सास ने विद्या की और मेरी खूब इंसल्ट की। मेरी पड़ोसन विद्या तो मौका देखकर घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन मैं वहीं खड़ी हुई अपनी सास की बातों को बर्दाश्त कर रही थी। मेरी सास बहुत खतरनाक औरत थी, जो मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे 100 बातें सुना दिया करती थी। मेरी सास कहने लगी कि ना जाने तुम्हें क्या परेशानी है, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोहन से तुम्हारी शिकायत करके ही रहूंगी। जब सोहन तुम पर डांट लगाएगा तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। और एक बात बता दूं कि 2 दिन बाद ही तुम्हारा पति घर वापस आ रहा है। मैं तुम्हारी शिकायत उससे फ़ोन पर नहीं, बल्कि जब वो आ जाएगा उसके सामने बैठकर ही तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं तो अपनी सास की बात पर बुरी तरह से डर गई थी, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। 2 दिन बाद मेरे पति जब घर वापस आए तो मेरी सास ने मेरे पति से मेरी शिकायत कर दी थी। मेरे पति भी मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे और कहने लगे कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ के कहने के मुताबिक ही चलना होगा। आज तो मेरे पति ने भी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर खूब गुस्से से कहा था कि अगर आइंदा स्टोर रूम के पास गई तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं खामोशी से अपने पति की डांट सुनती रही थी। मेरे पति कहने लगे, सुन लिया ना तुमने शालू, अगर आइंदा तुम स्टोर रूम के पास भी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरी सास और पति मना कर रहे थे, उतना ही मेरे अंदर जिद पैदा हो रही थी, और मेरी जिद गुस्से में बदलती चली जा रही थी। एक दिन मैं शाम के टाइम पर किचन में खड़ी हुई चाय बना रही थी। तभी अचानक मैंने स्टोर रूम से चीखने की आवाज़ सुनी। एक औरत बुरी तरह से चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे ये काम नहीं करना। और मेरे ससुर जी भी उस औरत पर चिल्लाकर कह रहे थे कि अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा। तुम्हारी वजह से मैंने कई औरतों को मना किया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। मेरे ससुर न जाने ये कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और वो औरत क्यों चिल्ला रही थी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ससुर ने कहा कि यह जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती हो। वो औरत चिल्लाने लगी और रोने लगी। मेरे ससुर के आगे रिक्वेस्ट करने लगी, और मैं भी स्टोर रूम के बाहर कान लगाकर सारी आवाज़ सुन रही थी। मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बार मैं रात के टाइम पर अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। तभी अचानक मैं डर गई। मुझे अपने कमरे में डर महसूस हो रहा था और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पति भी घर पर नहीं थे, क्योंकि मेरे पति हर महीने में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही घर पर आते थे। और मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी सास भी कमरे में आ गई थी और कहने लगी, बहू क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो। मैं अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, इसलिए मुझे डर लगता है और अभी भी लग रहा है। मेरी सास कहने लगी, मैंने तो तुम्हें मना किया है कि तुम स्टोर रूम के आसपास मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं रहती हो। कहीं तुमने अंदर झांक कर तो नहीं देख लिया। मेरी सास की आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैंने अंदर झांक कर कुछ भी नहीं देखा था। मेरी सास कहने लगी, अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, फिर तो तुम सारी जिंदगी डरती ही रहोगी। मैंने अपनी सास से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं, और स्टोर रूम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं डरती रहूंगी। मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं बताया और अचानक मुझे नींद आने लगी। मैं अपनी सास की बातें सुन रही थी। ना जाने स्टोर रूम में ऐसा क्या था जिसे देखकर मैं सारी जिंदगी डरती रहूंगी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी सास मुझे अपने कंट्रोल में करने के लिए ही ऐसी बातें कर रही है। न जाने मेरी सास किस टाइप की औरत थी। मेरी सास चाहती थी कि मैं अपने कमरे से बाहर ही न निकला करूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इंसान घर से बाहर निकलना तो बंद कर सकता है, लेकिन कभी अपने कमरे से बाहर निकलना बंद नहीं कर सकता। आखिरकार घर में रहने से भी मेरी सास को मुझसे हमेशा प्रॉब्लम ही रहती थी। एक दिन अचानक मुझे बुखार आ गया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने इस बारे में अपनी सास को बताया।
मेरी सास ने मुझे दवाई दे दी और कहने लगी कि तुम ये दवाई खा लो, ठीक हो जाओगी। मैंने अपनी सास के कहने पर उनकी दी हुई दवाई खा ली, लेकिन मुझे सास की दी हुई दवाई का असर नहीं हुआ था। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। सास तो हमेशा अपने कामों में ही लगी रहती थी और मेरे पति शहर में काम करते थे। मैं अपनी परेशानी अब किसको बताती? घर में कोई भी नहीं था जो मेरी परेशानी को सुन सकता। मैंने सोचा कि औरतें स्टोर रूम में जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। उनका कहना होता है कि उनकी पुरानी से पुरानी बीमारी स्टोर रूम में जाने के बाद ठीक हो जाती है, और कुछ तो कहती हैं कि 10-20 साल पुरानी परेशानी भी दूर हो जाती है। मुझे तो सिर्फ बुखार था और सर में दर्द रहता था। अगर मैं 1-2 घंटे के लिए भी स्टोर रूम में चली जाऊंगी तो शायद मेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी, और यही अच्छा बहाना है मेरे स्टोर रूम में जाने का। अगर अब की बार मेरी सास ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उनसे कह दूंगी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं वहाँ चली गई। इस हालत में तो मैं स्टोर रूम के अंदर जा सकती थी, और अब तो मेरी सास भी मुझे नहीं रोक सकती थी और आराम से मैं स्टोर रूम के अंदर जा सकती थी। रोशनदान से नीचे उतरकर मैं आराम से स्टोर रूम के अंदर जा सकती थी, लेकिन परेशानी ये थी कि वहां जाने से पहले ही मेरी सास को पता हो जाता था और हर बार मेरा प्लान फेल हो जाता था। लेकिन आज तो मुझे रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और मेरे पास अंदर जाने के लिए एक बहाना भी मौजूद था। आज मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। मेरे पति तो घर पर रहते ही नहीं थे। मेरे ससुर भी किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे और मेरी सास भी उनके साथ गई थी। घर के कुछ नौकर छुट्टी पर थे और कुछ घर का सामान लेने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इतने बड़े घर में मैं अकेली थी। शाम का टाइम हो रहा था। मैं भी जल्दी से अपने काम से फ्री होने के बाद अब मेरे पास यही वो टाइम था कि मैं आज उस स्टोर रूम के अंदर जा सकती थी। मैंने आज बहुत आराम से स्टूल को दरवाजे से लगाया और बड़ी मुश्किल से मैं रोशनदान से कूदकर स्टोर रूम के अंदर चली गई थी। स्टोर रूम के अंदर एक और बड़ा सा गेट लगा हुआ था और वहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जबकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, शाम का ही टाइम था। मैं स्टोर रूम के अंदर आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे स्टोर रूम में मेरे अलावा भी और कोई मौजूद है। मैं आसपास देखने लगी कि कहीं पर लाइट ऑन करने का बटन तो ज़रूर होगा। स्टोर रूम बहुत बड़ा था और उसके अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ था। इसी वजह से मेरा टकराव किसी न किसी चीज़ से बार बार हो रहा था। इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। स्टोर रूम के अंदर से तो बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ बुरी तरह से कमरे के अंदर सड़ रही है। मैं तो हैरान रह गई थी। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जल्दी जल्दी में लाइट का बटन तलाश करने लगी, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन बड़ी देर के बाद महसूस करते करते मैंने बटन को ढूंढ ही लिया था। मुझे पता था कि इस कमरे में गांव से आया हुआ राशन भी रखा जाता था, लेकिन क्या राशन को उस जगह से हटाया नहीं गया था। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मुझ जैसी डरपोक इंसान के लिए बहुत ही अजीब और ख़तरनाक नज़ारा था। स्टोर रूम के एक तरफ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और दूसरी तरफ बकरी की खाल रखी हुई थी और एक तरफ कुछ शीशे की बोतल रखी हुई थी। उस बोतल के अंदर कुछ लाल लाल रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बोतल के अंदर खून है। मैं यह सब कुछ देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी और चीखने लगी। लेकिन मैं हैरान तो तब हुई थी जब एक तरफ से 7-8 औरतें निकलकर बाहर आईं और मुझे देखकर कहने लगी कि चिल्लाओ मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम डरो मत। तुम डर क्यों रही हो? लेकिन उन औरतों को देखकर भी मैं डर गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर बकरी की काली काली खाल पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर लाल लाल खून लग रहा था। वो सब एक साथ बोलने लगी कि डरो मत, प्लीज़ खामोश हो जाओ। और मैं उन लोगों को अपने करीब देखकर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मेरी सास मेरे पास ही बैठी हुई थी। कमरे में मेरे पति भी मौजूद थे। मेरी सास ने उनको भी शायद घर बुला लिया था। मेरे पति अपनी माँ के साथ लड़ रहे थे, कह रहे थे कि आखिरकार पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, पिताजी को इस तरह के काम करने की क्या ज़रूरत है।
मेरे पति और सास को नहीं पता था कि मैं होश में आ गई हूँ। मैं आंखें बंद करके उन लोगों की बातें सुन रही थी। मेरे पति अपनी माँ से कह रहे थे, अब वो ज़माना चला गया है, अब कौन ऐसे काम करवाता है। पिताजी दूसरों को भी तंग करते रहते हैं। जिस दिन से शालू आई है उसे स्टोर रूम की तरफ जाने से मना किया जाता है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा होगा। वो भी जानना चाहती है कि आखिर स्टोर रूम के अंदर ऐसा क्या काम किया जाता है। अब हम और कितना समझाएं शालू को, आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। पिताजी हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं। घर में इस तरह की चीज़ें रखेंगे और ये सब कुछ करेंगे तो शालू क्या किसी और इंसान को भी शक होने लगेगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर इंसान की फितरत ऐसी होती है कि उससे जिस काम को मना किया जाए वो वही काम करने की कोशिश करता है। इसमें शालू का क्या कसूर है। देखो शालू कितनी बुरी तरह से डर गई। मैंने भी आपकी तरह कई बार इसे स्टोर रूम की तरफ जाने के लिए मना किया है, लेकिन ये मानती ही नहीं थी। यह बुरी तरह से डर चुकी है। अगर इसका दिल बंद हो जाता या इसकी सांस अटक जाती तो हम क्या करते, डॉक्टर के पास ले जाने तक भी क्या करते। और अगर ये बात शालू ने किसी को बता दी तो क्या होगा। आप पिताजी से मना करो, अब ये पुराने तरीके छोड़ दें। हम कब तक शालू से इस बात को छुपाते रहेंगे। कोई नहीं करता अब ऐसी हरकतें। अगर शालू को कुछ हो जाता तो उसके माता पिता या आस पड़ोस वाले हमसे सवाल जवाब करते। हम उनको क्या जवाब देते। मेरी सास ने कहा कि स्टोर रूम में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर का खराब सामान और राशन ही रखा हुआ होता है। मेरे पति ने कहा कि शालू कोई नादान बच्ची नहीं है, ये अच्छी भली समझदार है। और फिर हमारे घर में रहते हुए ये सब कुछ देखते हुए उसके दिल में शक आना कोई मामूली बात नहीं। मेरे पति ने कहा कि बस अगर शालू को कुछ हो गया तो हमारी जान भी मुसीबत में आ जाएगी। शालू एक अच्छी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। मैं अपने घर में अब और इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं इस घर में और इस तरह की कोई हरकत नहीं होने दूंगा। पिताजी से कहना कि अब वो ये सब कुछ ख़त्म कर दें और भगवान से इस काम के लिए माफ़ी मांग ले। इस उम्र में ऐसी हरकतें करते पिताजी को शर्म नहीं आती। कल को किसी को अगर कुछ हो गया तो सारे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। मैं उठकर बैठ गई थी और मैंने फिर से डरना शुरू कर दिया था और मैंने अपने पति से कहा कि मैंने स्टोर रूम में बड़ी ख़तरनाक चीज़ देखी थी। स्टोर रूम में जानवर की खाल और कुछ औरतें जिन्होंने अपने ऊपर चेहरे पर हाथ पैरों पर खून लगाया हुआ था और जानवर की खाल को अपने शरीर पर लपेटा हुआ था। लेकिन वो औरत ऐसा क्यों कर रही थी। वो औरतें देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। ये क्या हो रहा है। मैंने अपने पति से कहा। मैं रोते हुए पूरी तरह से चिल्लाने लगी क्योंकि सब का असर मेरे दिमाग तक पहुंच गया था और मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बचपन से ही बड़ी डरपोक थी। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा देख लेती थी तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी। मेरी सास भी चुप कराने लगी। अब तो मेरी सास भी परेशान हो गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और बस चिल्लाती रहती थी। इसी डर की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी और मुझे तेज़ बुखार आ गया था। मेरी हालत बहुत बुरी रहने लगी थी, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा लिया गया था। मेरी तबीयत के बारे में सुनकर मेरे माता पिता भी मुझे अस्पताल में देखने के लिए आ गए थे और वो भी मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए थे। फिर जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मैं घर आई तो मेरे ससुर जी, सास और मेरे पति मेरे कमरे में मेरे करीब आकर बैठ गए थे। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम किस चीज़ से डरती हो। हम तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं। हम तुम्हारे दिल से उस चीज़ का डर निकालना चाहते हैं और हम तुम्हें इसीलिए उस स्टोर रूम में नहीं जाने देते थे कि कहीं तुम डर न जाओ, क्योंकि तुम अब हमारे घर में नई नई हो और तुम्हें हमारे घर के माहौल के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम डर कर अपनी तबीयत ख़राब कर लो और मेरे इस काम को गलत न समझ लो और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा, ससुर जी, फिर वो सब क्या था जो मैंने देखा, मुझे बताओ, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं आखिरकार ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे ससुर जी ने कहा कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा है, ये एक पुराना इलाज करने का तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जो शायद तुमने कभी नहीं देखा होगा। स्टोर रूम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ पर कोई जानवर मौजूद नहीं था। वो सारी की सारी औरतें थीं, कोई भूत नहीं थी। दरअसल ये इलाज करने का तरीका है। मैं इस तरह से ही इलाज करता हूँ।
वेद लोग कुछ अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन मैं ये एक 200 साल पुराने तरीके से लोगों का इलाज करने का तरीका अपना रहा हूँ। और इस तरीके का इलाज करने के लिए एक ऐसे इंसान के ऊपर इलाज किया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी हो, जिसका बहुत सालों से इलाज हो रहा हो, लेकिन जो ठीक ना हुआ हो, तो 1 हफ्ते के लिए उसे बकरी की खाल को अपने शरीर पर ढकना होता है और बकरी के ही खून को अपने चेहरे पर, सर पर और हाथ पैरों पर लगाना होता है और एक कमरे में पड़े रहना होता है। इसीलिए मैंने स्टोर रूम में ऐसी औरतों को रख दिया था, क्योंकि स्टोर रूम एक सेफ कमरा था, वरना बाकी के कमरों में भी बदबू फैल जाती। इसलिए मैं स्टोर रूम के कमरे में ताला लगाकर रखता था ताकि स्टोर रूम के बाहर बदबू न जा सके और मेरे अलावा कोई भी स्टोर रूम के अंदर नहीं जाए। ये तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। 1 हफ्ते तक बकरी की खाल को अपने शरीर से लपेट कर रखना होता है। इसमें से बहुत बुरी बदबू आती है जो बर्दाश्त करनी होती है और बकरी के खून को अपने हाथ पैरों पर लगाने से बीमार इंसान के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी की क्षमता कम होने लगती है और वो जल्द से जल्द सेहतमंद होने लगता है। ये सब करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग इसे नहीं करते हैं, लेकिन 200 साल पहले के लोग इसी तरह के तरीकों को अपनाते थे। पुराने ज़माने के लोग डॉक्टर की दवाई से अपना इलाज नहीं करते थे, इसी तरह से उनका इलाज किया जाता था। और आजकल के लोग तो सिर्फ डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा कर खुद को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों के लिए ये काम कोई आसान काम नहीं। पुराने ज़माने के लोग हकीम या वैद्य का इलाज करते थे। आजकल तो लोग डॉक्टर के पास जाकर इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर किसी बीमार इंसान के साथ इसी तरह से उसका इलाज कर दिया जाए तो समझो कि उस इंसान का दोबारा से जन्म हुआ है, चाहे उसे कोई भी बड़ी से बड़ी या पुरानी से पुरानी बीमारी क्यों ना हो। इसीलिए मैं ये सब कुछ करवाता हूँ, क्योंकि इस तरह से इलाज करने का तरीका बहुत पुराना है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। इस तरह से कोई इंसान बकरी की खाल को अपने शरीर पर ढक ले और उसके खून को भी अपने शरीर पर लगा ले तो जाहिर सी बात है बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हर इंसान इस तरह का इलाज नहीं करवा सकता। इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर जाने नहीं देते थे, क्योंकि इस बारे में मेरे बेटे और पत्नी को पहले से ही पता था। मुझे लगा कि तुम अभी नई हो, इसलिए सबको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी और तुम्हारे साथ वही हुआ। तुम्हारे लिए ये सब कुछ देखना बहुत अजीब था। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो, इसलिए अब मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया है। मैंने एक बार सोचा था कि सब कुछ तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर तुम मेरी ये बात सुनकर डर गई और कहीं मेरे खिलाफ चली गई तो मेरे लिए लोगों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम मेरे बताने से पहले ही स्टोर रूम में चली गई। मेरे ससुर जी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मैंने कहा कि क्या सच में इससे लोगों को फ़ायदा होता है? तो मेरे ससुर जी ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए था, क्योंकि औरतों के लिए खून को अपनी बॉडी पर लगाना और बकरी की खाल को अपने शरीर पर लपेटना कोई आसान इलाज नहीं। और औरतों को इस तरह से 1 हफ्ते तक एक ही कमरे में बंद रहकर इस तरह से बैठे रहना बहुत अजीब सी बात लगती है, लेकिन मैं औरतों का इलाज करवाता हूँ। यह इलाज तो सबके लिए ही होता है, लेकिन जब मुझे पता चला ये तो सिर्फ एक तरीका है इलाज करने का, तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया था और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल भी हो गई थी। लेकिन मेरी सास और मेरे पति ने मेरे ससुर से कहा कि अब वो इस काम को आइंदा नहीं करे। मैंने अपने पति और सास को समझाया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है। पिताजी जो कुछ भी कर रहे हैं लोगों का इलाज करने के लिए और उनको ठीक करने के लिए ही तो कर रहे हैं। पहले मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ देखकर बड़ा अजीब लगा था और मैं बहुत डर गई थी। लेकिन अगर लोगों को इस तरीके से इलाज करवाने पर सुकून मिलता है और उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है तो पिताजी को ये काम करने दिया जाए। ऐसे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो ये काम रुकना नहीं चाहिए। बाकी लोग कई कई सालों तक अपने साथ बीमारियां लेकर चले जाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता। अगर ससुर जी के इस तरह से इलाज करने पर लोगों को फ़र्क हो रहा है तो हमें इस काम को रोकना नहीं चाहिए। आखिरकार मेरे ससुर जी लोगों को उनकी बीमारियों से दूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे पति ने कहा कि इस घर में अब ये काम नहीं होगा। कल को अगर हमारे घर पर कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या हम उनको रोकते फिरेंगे?
वैसे हमारे गांव वाले भी पिताजी के खिलाफ हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का इलाज औरतों के लिए नहीं था, सिर्फ आदमियों के लिए ही था। आपको औरतों का इलाज नहीं करना चाहिए था। हमारे लिए ये कोई नई प्रॉब्लम बन जाएगी जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वैसे इस गांव के लोग थे भी ऐसी छोटी से छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आते थे, और अगर उन लोगों को इतनी बड़ी बात पता चल गई तो हमारे घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए मेरे ससुर जी ने भी अपने बेटे और पत्नी के समझाने पर इस काम को बंद कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते चले गए, मेरे ससुर ने ये काम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उन्होंने मुझे धीरे धीरे सब कुछ पूरी तरह से बता दिया कि ये सब कुछ कैसे होता है, इसका क्या तरीका होता है, किस तरह से करते हैं, एक हफ्ते तक कहाँ रखना होता है, ऐसे मरीज को खाने के लिए क्या चीज़ दी जाती है, कौन सी चीज़ देनी चाहिए। मेरे ससुर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब मेरी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई थी और मुझे डर भी नहीं लगता था। औरतें भी हमारे घर पर इलाज करवाने के लिए नहीं आती थीं, और अगर कोई औरत आ जाती और मेरे ससुर से बहुत रिक्वेस्ट करती तो वो उस औरत से मना कर देते थे। अब तो काफ़ी साल हो गए, मेरी शादी को लगभग 20 साल हो गए। मेरे पास 3 बच्चे भी हैं और मेरे ससुर भी इस दुनिया से जा चुके हैं। ससुर जी के मरने के बाद मेरी सास भी इस दुनिया में नहीं रही। जब मेरे बच्चे हुए तो मेरे पति ने भी बाहर नौकरी करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने गांव में रहकर ही नया काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने अपने ससुर का सारा इलाज करने का तरीका अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिक्स कर लिया। मैंने अपने इसी काम को करने के लिए घर में ही एक जगह बनाई, स्टोर रूम को साफ करवाया। यहाँ स्टोर रूम को ख़त्म करके मैंने उसे लोगों का इलाज करवाने के लिए अच्छे तरीके से तैयार करवा दिया, साफ सफाई करवाई, पूरे स्टोर रूम को साफ किया और उसका सामान दूसरे रूम में रखवा दिया और अपने ससुर जी के काम को साफ सफाई के साथ शुरू करके फिर से इलाज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के बहुत सारे लोग भी इलाज करवाने के लिए आने लगे थे। एक हफ्ते के लिए वो लोग अपने आप को हमारे पास जमा करवा देते हैं और हम उनसे उस काम के पैसे भी ले लेते हैं, और इस तरह से हम बीमार लोगों की मदद भी करते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज़ आ जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते, वो हमें पैसे नहीं दे सकता, गरीब होता है, तो हम उसे पैसे भी नहीं लेते थे। और ये देखकर मैं सच में हैरान रह गई थी कि जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं कर सकती थी वो काम इस तरीके से हो जाता था। सच में जिस तरीके से मेरे ससुर इलाज किया करते थे उसी तरीके से मैं भी करती थी। लोगों को बहुत फ़र्क हो रहा था और लोग हमारी बहुत तारीफ़ करते थे कि हमें लगता है कि हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं। और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना किया, मुझे बहुत समझाया कि मैं ये काम ना करूं, लेकिन मुझे अपने ससुर की इस परंपरा को लेकर ही चलना था। मेरे पति ने भी मुझे इस काम को करने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि हम ये गलत तरीके से नहीं करते थे। हम सिर्फ जानवर की खाल से बने हुए कपड़े और जानवर के खून से कुछ दवाइयाँ बनाकर लोगों को पिलाते थे, जिससे वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते थे। शायद मेरे पति को भी ये नहीं पता था कि मैं अपना दिमाग लगाकर इस तरीके से भी लोगों का इलाज कर सकती हूँ। अपने इन्हीं पैसों से मैंने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था और उसको गरीब लोगों के लिए किराए पर दे दिया था। लोगों को हमारे इलाज से बहुत फ़ायदा हो रहा था। जब लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा था तो फिर हमें अपना ये काम रोकना ही नहीं था। कुछ लोग आज भी मेरे इस काम को बुरा कहते हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। कानून भी मुझे नहीं रोक सकता और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं। इस तरीके का इलाज करने के तो कुछ तरीके बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करती थी। अच्छी बात यह है कि जिससे मैं इतनी बुरी तरह से डर गई थी और लगभग 1 महीने तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी, आज उसी की वजह से मैं बहुत सारे पैसे कमा रही थी और बहुत खुश भी हूँ और सुकून से भी हूँ और आज़ाद हूँ। मेरे पति बाहर काम करते हैं और मैं घर बैठकर पैसा कमाती हूँ। कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने वहाँ से भी नौकरी छोड़ दी थी और शहर में ही शिफ्ट हो गए थे। मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे ससुर पर जो मैंने शक किया था वो मेरे लिए गलत साबित हुआ था। मेरे ससुर तो लोगों का बड़ी ईमानदारी के साथ इलाज कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को ठीक करना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।